जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बुंडसापुर गांव में दबंगों ने एक भूमिहीन विधवा महिला के मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़िता खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक तान कर रहने को मजबूर है। कई बार थाने में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व दबंगों ने महिला के साथ मारपीट कर मकान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब वृद्ध महिला गांव में छप्पर डालकर रह रही है और लोगों से मांग कर पेट पाल रही है। न्याय की गुहार लगाती ये महिला प्रशासनिक उदासीनता की मार झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जयदेश कुमारी वो करना हुआ। क्या हुआ? वही तमन हो कब्जे करता है ये रात में ही दलितों के वाड़ी लगवाए से चौहाने वही लगाए से। इसकी शिकायत आपने की? शिकायत की उसकी हो? हाँ हाँ कैसे शिकायत अब थाने पे दौड़े दौड़े तो साल भर से परेशान हो जाता है। पुलिस दरोगा क्यों सुनाता है इतना कागज कुल धरा हुआ। तब अब बिटिया हमारा देखा है आज कालीन के दौड़ता है। जौनपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक मोहम्मद आसिफ उर्फ उबैदा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो एक मकान में काम करता था और देर रात अचेत अवस्था में मिला। कुछ युवक उसे ऑटो में मौसी के घर छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए दुकान मालिक के बेटे पप्पू प्लास्टर समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिफ के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये दिन हमारे लड़के के बुलवा के दुकान के अंदर उनको मरवाया गया है। क्या नाम था आपके लड़के का? मोहम्मद आसिफ। क्या काम करता था? मुर्गे के। अच्छा, तो कहाँ पे ये घटना हुई है? इब्राहिम की हैं। इब्राहिम कौन है? मुर्गे वाले। अच्छा, उन्हीं ये काम करता था? हाँ। तो अभी आप लोगों ने क्या किया अभी तक? अभी कुछ नहीं किया है। हमको इंसाफ चाहिए। क्या लगता है लड़का आपका? हमरे लड़का नहीं रहा, हम अपने बहन के लड़का लिया। अपने बुढ़ौती के सहारा के लिए हमारे बहुत सहारा छिनाए गया है। हमारे के सहारा बनी। हमारे आदमी 100-150 रुपया कमाते हैं, कापी किताब के काम करते हैं। हम अपने बच्चे के बैठाए अपने पेट के लिए, वो हमारे बच्चे को मार दिया गया और मार के हमारे घर पे बॉडी पहुंचा दिया है। कब बॉडी पहुंचाया गया था? दूध के। कैसे पता चला कि वो डेथ हो गया उसकी? जब वहाँ देखे थे कि लड़का मर चुका है, हम वहाँ पर गए तो रोडने पीटने लगे, कहन कि वो बदिया के भर्ती है। हमको आने में देर वहाँ पे आगे लेकर। कौन कहा था उपाध्याय की भर्ती है? तो पलाटर, पप्पू पलाटर। पप्पू पलाटर ने बताया? अच्छा। कहन इनको घर पे लेके जाइए। इतनी देर में हमारे घर पे बॉडी पहुँचा दिए। हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग जब से मियाँ बीवी हमको लोग का खर्चा सब मिले के कैब दे। आपका क्या नाम है? मदीना बेगम। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? अभी नहीं। अच्छा, अभी किसी के खिलाफ आप लोगों ने तहरीर दिया इस मामले में? अभी नहीं। अभी किसी की तहरीर दिए होंगे ना कोतवाली में? हाँ, कोतवाली में। अच्छा, किसको आप लोगों ने आरोपी बनाया या किसी को पे शक है? दुकानदार, कारीगर। कौन, क्या नाम है उन लोगों को कुछ मालूम है? इस्माइल मरवाया गया, पप्पू पलाटर। मोबाइल फोन का स्विच ऑफ बताया गया 12 बजे के बाद। 10 बजे तक फोन आवत रहा है, 12 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। आपका क्या नाम है? मदीना बेगम। वाराणसी के दशमेश थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतेश्वर गली में शनिवार को अचानक गली धंस गई, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम और ठेकेदारों पर मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि गलियों में लाखों खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी काम की गुणवत्ता बेहद खराब है। सूचना मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने गली के जल्द मरम्मत की मांग की है। मेरा नाम भैया लाल सेठ है। भैया लाल जी, किस तरह का दिक्कतें यहाँ पे हो रही है? भैया दिक्कतें इस तरह का हो रही है कि ये कल 2 बजे का बैठा हुआ है
और उसके बाद क्षेत्रीय लोग जाके नगर निगम वाले को बोले, नगर निगम वाले आकर उसको देखे और देखने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ का कम से कम 500 रुपया 1000 रुपया स्क्वायर फुट में ये पत्थर पटिया बैठा हुआ है। ये मेहरबानी नगर निगम की है कि जो हजारों रुपया फीट का ये बैठा हुआ है। और आज हालात ये दिन में हुआ, अगर ये रात को होता तो आप बताइए कि कितना लोग नुकसान होता लोगों का। ये कौन सी मोहल्ला है ये मोहल्ला का नाम क्या है बेटा? दशाश्वमेध भूतेश्वर गली। तो ये वो चलती गली है क्या? अरे चलती गली है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, बाबा का दर्शन होता है, जाते हनुमान जी वहाँ है, प्राचीन हनुमान जी वहाँ पर हुआ है। तो किसकी लापरवाही है इस गली में? ये लापरवाही किसकी? क्या नगर निगम की लापरवाही और किसकी लापरवाही होगी? गली में कौन लापरवाही करके इसको तोड़ेगा या उठा पटक करेगा, उसमें कुश्ती लड़ेगा? तो ये क्या धस गया जमीन? ये देखो युवा देखिए ना, पूरा एकदम वहाँ से वहाँ। अरे भाई उसमें जब सीवर पूरा एकदम सब खत्म हो गया पूरा, और उसके बाद नगर निगम के जो कर्मचारी आके देखे हैं कल, और देखने के बाद अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुए। तो क्या यहाँ का सभासद उपस्थित नहीं हुआ? क्या कोई बड़ा घटना होने की संभावना है? जी हाँ, वो सब माना चाह रहे कि कोई एक आध आदमी इसमें मरे, मोटरसाइकिल लेकर दबे कूदे उठा पटक करे, उसके बाद ही कुछ उसमें कार्य होगा। ये है आपका हमारे बनारस के, हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनाया गया। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी 25-25 हजार रुपए के इनामी थे और 28 मार्च को हुई अश्विनी चौहान हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली कि ये अपराधी जिनेपुर और रौनापाल थाना क्षेत्र में छिपे हुए थे। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इनसे 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक आपची मोटरसाइकिल और 950 रुपए नगद बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश प्राथमिक चुनाव को लेकर रची गई थी। 3 मार्च को थाना जीयनपुर में अश्विनी चौहान की हत्या में बांछे चल रहे 2 25-25 हजार रुपये के इनामिया, जिसमें एक का नाम है सरफुद्दीन और जो दूसरा है सौरभ उर्फ करिया। आज इन दोनों की गिरफ्तारी थाना जीयनपुर की टीम, थाना रौनापार की टीम और हमारी स्वाट टीम है उसके द्वारा की गई है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। ये दोनों लोग हैं, ये इस हत्या के मामले में बांछे चल रहे थे और पूर्व में इसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था। और इन लोगों का बाद में फिर 10 लोगों का और इसमें नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक सरफुद्दीन और सौरभ करिया, इसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों को पैर में इनके गोली लगी है और इनके पास से 2 315 बोर के अवैध तमंचा मिला है और इसके अलावा 2 फायरशुदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। इन दोनों ने बताया कि जो घटना के दौरान ये लोग भी साथ में थे और इन लोगों ने पहले से ही जो मैकू यादव है उसके अनुसार प्लानिंग के तहत इस घटना को खारिज किया गया था। और पहले जो अश्विनी चौहान है उसको उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करके गिरा दिया गया और ये सभी लोग उसको जब तक मारते पीटते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होगी और उसके बाद में ये मौके से फरार हो गए थे। तो आज इन सभी को इसमें गिरफ्तार करके और आगे की जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वाराणसी में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक सहायक लोको पायलट ने अपनी पत्नी और साले पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति सुमित कुमार, जो बिहार गया जिले के निवासी है, पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी ने एक मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध बना लिया था और अपने भाई के साथ मिलकर उनके जीवन के खात्मे की योजना बनाई। सुमित कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी के मोबाइल में एक अश्लील चैटिंग और एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वह अपने भाई से हत्या की साजिश रच रही थी ताकि सुमित की जगह उसका भाई नौकरी पा सके। आपने कोई हाँ, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश कर रही? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का ये था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फोन में रिकॉर्डिंग है, हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया। साजिश तो क्या बोल? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना
वही मतलब उसी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया और भाई आया और उसके साथ मारपीट भी किया। फिर हमने उसी आधार पर तहरीर लिखवाया। कितने साल हो गए आपके साथ को? कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं है, 2 साल हो गए हैं। कहाँ शादी हुई है? ओ, मेरा शादी पटना में लावलपुर में हुआ है। ऐसा क्यों कर रही है? हैं? पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है? पूछे तो स्टार्टिंग में तो घर पर आती नहीं थी, तो 2 साल अपने मायके ही रही। उसके बाद बोली कि जब भी हम रहेंगे तो बनारस में ही रहेंगे। तो अभी दिसंबर में बनारस में लाए थे। उसके बीच में 6 जनवरी के दिन थोड़ा सा वन क्या है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा होता है ना नोकझोंक, उसी के सिलसिले में तो इसके पूरा गार्जियन आए। उस समय भी हमारे साथ बहुत मारपीट की। उस समय भी मेरी हत्या हो जाती, लेकिन कुछ मेरे घर के सदस्य थे, उन्होंने हमको बचा लिया। उसके बाद फिर बीच में आता था हमेशा, इसके फादर कहता था कि आएंगे हम पुलिस विभाग से, रिटायर आदमी हैं, तुमको मिनटों में थाना में डाल देंगे, करेंगे। बहुत सारी धमकियां हमको, हमारे परिवार सबको देते थे। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या है कि ये सब क्या कि अब तो मतलब अभी तो डर मन में बैठ गया है आपको? तो अभी मन यही है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। क्या गुहार लगाएंगे पुलिस से? क्या कहते हैं? पुलिस वही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकी सारा पुलिस में क्या है कि वो क्या दर्ज है, हमने साक्ष भी पुलिस को दे दिया है। और बाकी जो काम होगा और फिर मेरा जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार जैसा होगा वैसे हम करेंगे। वो लड़का कहाँ का है? कब से इन लोगों का? वो मतलब वो लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है, लैक खान नाम का लड़का है। उसका लगता है कि 2023 का एक फोटो मैंने देखा। और उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आया था। तो हम थके रहते हैं नौकरी से तो सो जाते हैं, लेकिन उसके हमारे रहते भी वीडियो कॉलिंग से बातचीत होता था उसका। तो हमने देख लिया 2-3 बार उसको करते। तो एक बार मैंने बोला भी उसको लेकर के, उसके गार्जियन को ही बताया। तो गार्जियन को भी सारा चीज पता है। तो गार्जियन ने उसी को लेकर के हमको मारपीट करने लगा कि मेरी बेटी को ऐसे करोगे। और गार्जियन को ही पता है कि इसका अफेयर है। उससे मतलब ऑडियो में उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, उस सबको डिलीट कर देना, सारा चीज है। और उसका फोटो भी उस तरह की आपत्तिजनक फोटो भी हमारे पास है उस लड़के के साथ। ठीक है हमारी तो सुमित कुमार हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में लोको पायलट हैं, वाराणसी में नियुक्त हैं। चित्तूपुर में ये रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अभी वर्तमान में रह रहे थे। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी। और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है। उसी के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत क्या है? शिकायत बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उन्होंने अपनी तहरीर में नहीं बताया है। तहरीर में यही बताया है कि हमने रिकॉर्डिंग सुनी पत्नी की और उसमें हमें ये भाई से कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो इनको लगा कि इनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है मारने की और नौकरी लेने की। इसी पे जब उन्होंने पूछताछ की पत्नी से तो पत्नी इनसे कुछ फिर आपस में झड़प हुई और धमकी देने लगी। तो इन्होंने उस पर तहरीर दी और उस पर मुकदमा लिखा गया। मेरठ का जिक्र किया गया है मुकदमे FIR। हाँ, इनका वही कहना है कि जब पूछताछ पत्नी से इन्होंने की तो मेरठ जैसा कर देंगे, इस तरीके से धमकी दी गई है पत्नी के द्वारा। सारे विषयों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में 2 माह बाद 12 वर्षीय सत्यम का शव कब्र से निकाला गया। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 2 महीने पहले हाईवे किनारे मिला 12 वर्षीय सत्यम का शव पहले एक हादसा माना गया था, लेकिन अब परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सत्यम को कुछ लोग बुलाकर ले गए थे और फिर उसकी लाश मिली। डीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अब हत्या की दिशा में जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और परिजनों को ये लोग जगह के मेरे बेटा को ले गए। कौन कौन जगह कर ले गए थे आपको बेटे? यही नहीं पता। छोटू थे, आनंद, आर्यन, सुलेंदर, प्रिंस। किस तारीख को घटना है? कितना दिन हुआ है? 15 तारीख के। 15 मार्च नहीं, फरवरी। हमारे बेटा जब वहाँ लड़ गए थे, हमें 6:30 बजे खबर दी है। ये लोग वहाँ अस्पताल में गए थे। मेरा बच्चा वहाँ मरा भाई थी साहब। हमारा बच्चा वहाँ केवल सांस खींच रहा था बस। ये लोग पानी पिया दिए थे, एकदम कपड़ा भीज गया था मेरे बच्चे के।
ऐसे लग रहा था कि इतना पैर नहीं भीज रहा था, और पूरा भीज 5 कपड़ा पहने थे हमारा बेटा, पूरा भीज रहा है मेरा बेटा। हम जौनपुर गए, वहाँ कपड़ा निकाल के बच्चे के डाले जुराने बदे, वहाँ से फिर हम बनारस गए लेके बच्चे के, वहाँ हमारा बेटा खत्म हो गया। आपका बेटा का नाम क्या था? सत्यम। उस समय आपने प्रशासन को सूचना दी थी? नहीं, हमें नहीं मालूम था। नहीं दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय दिए थे आप? सुनवाई नहीं दिए थे, मगर कोई सुनाई नहीं दी। यहाँ का प्रधान दबा दिया। आपके प्रधान का नाम क्या है? गुलाब निसाद। ये लोग कोई नहीं गया मेरे बच्चे के साथ, नहीं कुछ बताया कि हाँ ये लोग कितने जने मारा था, क्या हुआ था। प्रधान नहीं आया दोबारा पूछताछ कर ले, लेकिन वो सही से नहीं पूछा। बच्चे से पूछा तो बच्चे से बोला कि जो बोलना सब एक बोलना, जो बोलना सब एक बोलना, वरना अलग अलग मत बोलना। प्रधान ये बोला था बच्चे लोग से। बच्चे की एज कितनी होगी जो साथ गए थे? वो लोग का एज कितना? जो साथ में गए थे कितना एज थी उनका? लोग 12 साल। मिर्जापुर के मराइन थाना परिसर में रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1457 लीटर कच्ची देसी शराब नष्ट की। यह शराब साल 2024 में 100 अलग अलग मुकदमों में बरामद की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश और जिलाधिकारी की बनाई टीम की मौजूदगी में यह शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आगे भी अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी ताकि इस तरह के कामों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। मऊ के घोसी के मछुआरा मोड़ स्थित धर्मशाला में एक राष्ट्रीय चुनाव पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में इसमें शिक्षाविद, वकील, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। सभी ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया। पूर्व विधायक विजय राजभर ने कहा कि इसी से संसाधनों की बचत होगी और शासन व्यवस्था मजबूत बनेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता ने भी कहा कि एक साथ चुनाव से खर्च घटेगा और सरकार बेहतर काम कर सकेगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने इसे देश हित में बताया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूदा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य में मेले का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि डॉक्टर श्रुति कीर्ति और डॉक्टर सुभाष बेंद की ड्यूटी लगी थी, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। इसे लापरवाही मानते हुए दोनों का 7 दिन का वेतन रोक दिया गया। वही वार्ड बॉय विनय कुमार भी गैर हाजिरी मिले, उनका भी वेतन रोका गया। प्रसव कक्ष में बिजली की वायरिंग और मेन बॉक्स खुले हुए थे, जिन्हें तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दुर्गागंज के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण हुआ, जहाँ सभी कर्मचारी मौजूद थे। वहां भी बिजली की वायरिंग को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपुत्र यशवंत राव अंबेडकर ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब भारत लोकतंत्र से तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्यों पर खतरे का संकेत दिया, जहाँ चीन की कूटनीति चालू से भारत पर दबाव बढ़ सकता है। यशवंत राव अंबेडकर ने आरोप लगाया कि वर्तमान में कोई भी राजनीतिक पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के आदेशों पर नहीं चल रही, बल्कि महापुरुषों के जन्म दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन सिर्फ दिखावा बन चुका है। उतना बड़ा बाजार दूसरे और किसी देश के पास नहीं है, और इसलिए हर कोई जो है इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि यहाँ की सरकार जो है इसको कैसे डील करे, इसका विवरण इनके पास है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये कभी टकराव के मूड में दिखते हैं और कभी उसी देश के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका ये जो रवैया है, ये रवैया मैं कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए हित नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उसी में जो है वो ट्रम्प ये आपको धमकी दे रहा है, चाइना भी आपको धमकी दे रहा है। मैं ट्रम्प की धमकी जो है वो व्यापार तक ही देखता हूँ, उसके आगे नहीं जाएगी ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाइना की जो धमकी है वो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती की है वो बांग्लादेश के जो अध्यक्ष है माननीय
यूनुस साहब जो है उनके साथ में दोस्ती की हुई है, उनकी मदद की हाथ मांगी है और चाइना ने उनसे कहा है कि आपका जो अनयूज्ड भारत को लगते हुए एरोड्रोम जो है, एयरफील्ड जो है, वो आप हमको दीजिए ताकि हम अपने हवाई जहाज जो है वहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो ये दो अलग तरीके से है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन चाइना आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको डिस्टर्ब और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी हो रही है वहाँ पर। देखिए, हम लोग पुराने तरीके की ओर जा रहे हैं। पहले भी पूंजी जो थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर जब था तो कुछ लोगों के हाथ में थी, बाकी सभी लेबर थे। आज दोबारा उसी तरह की राजनीति हम लोग करने जा रहे हैं कि संपत्ति जो है देश की, ये कुछ लोगों के हाथ में हम लोग देने जा रहे हैं और बाकी जो है उसके मजदूर बने, ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति जो है वो चल नहीं पाएगी। तानाशाही इस देश में बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली सेटल, आर्थिक दृष्टिकोण से जो सेटल्ड है और वो इसलिए आवाज़ उठाते हैं, आप उनको अगर अनसेटल करोगे तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और वो अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो तानाशाही और बढ़ती जाएगी, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब पिछले एक दशक में वर्ग और जाति संघर्ष बढ़ा है समाज में, उसको किस रूप में देखते हैं? मैं अगर कहूँगा कि लोगों में संघर्ष बढ़ा है, ये बात आपकी सही है। जात के नाम से बढ़ा हुआ जो है वो विद्यार्थियों में बढ़ा हुआ है, आम जनता में उतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि विद्यार्थियों में इसलिए बढ़ा है क्योंकि सीटें कम है और विद्यार्थी ज़्यादा है। इसलिए अगर उसको सीट नहीं मिली तो जनरल क्लास आरक्षणवादियों को दोष देता है और आरक्षणवादी जो है वो अपने में से पढ़े लिखे जो है उसको देश से जाए कि इसको साधन ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो है वो इस फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं अपनी बात कहूँ, हम लोग जब कॉलेज में 11वीं आखिरी बैच हम लोग की थी, पास होने के बाद कॉलेज में जाते थे, इंटर साइंस के बाद बाइफर्केशन होता था, लेकिन उस वक्त सीटें ज़्यादा होती थी और कैंडिडेट्स कम होते थे, ऐसी परिस्थिति है। मेरे ख्याल से आज भी सरकार को यही देखना है कि सीटें ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है। अगर ये सरकार देखेगी तो ये विद्यार्थियों के बीच में जो एडमिशन के वक्त, बाइफर्केशन के वक्त जाति का जो बढ़ावा हम लोग को दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से कम होगा और नॉर्मल जिंदगी अपना वो जीता रहेगा, ऐसी एक बहुत। अब राजनीति की जद में आ चुके हैं, महापुरुष भी अब राजनीति की जद में आ चुके हैं। बात सही है आपकी, वकीलों में भी आ चुका है, डकैतों में भी आ चुका है, चोरी करने वाले उन्हें भी आ चुका है। नहीं, ये देखिए कि एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जात पात और धार्मिक भेदभाव मिटाने की बात करती है, वही राजनीतिक दल इस देश में विधानसभा, लोकसभा और जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में जाति देख करके जिस जाति की संख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है उसको ही वो टिकट देती है। ऐसा क्यों? क्या ये कभी मिटेगा? देखिए, हम लोग जब तक इंसानियत की राजनीति नहीं करते और दूसरा किसी तो भी एक राजनीतिक दल को मैं ये कहूँगा कि लोगों की सवालों को लेके वो संघर्ष जब तक खड़ा नहीं करते तब तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो अपने आप में बदलाव नहीं ले आएगी। नहीं तो ये आसान रास्ता है कि जिन समाज के वोट ज़्यादा है उसको कैंडिडेट दे दो ताकि समाज का वोट उसे मिले और वो जीत जाए और अपनी सत्ता आए। ये मेरे ख्याल से एक आसान तरीका जो है
वो आसान तरीका ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो यंगर जनरेशन है। इसके लिए उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए जो सोच होनी चाहिए वो सोच भी नहीं होती है, और जात के राजनीति पर अपन सत्ता ले सकते हैं, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। जो हमारी राजभाषा भी है, इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से 50% लोग जो है वो अब हिंदी ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने वहाँ अनिवार्य कर दिया 1 से 5 तक की सवाल कक्षा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। 50% लोग जो है वो हिंदी में ही अपना व्यवहार करते हैं, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या जो है वो 35 तक का हो गई है, और बाकी जो है वो बाहर के लोग हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों से अगर बातचीत करना है तो हिंदी ही एक कॉमन भाषा हो चुकी है, अंग्रेज़ी एक कॉमन भाषा हो चुकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सरकार ने उसको दोबारा कि भैया केंद्र सरकार की मांग है कि नहीं तुम हिंदी लागू करो, एक ऑर्डर निकाल दिए मुख्यमंत्री ने। सर एक बनाए जाते थे, विरोध नहीं देखने को मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की लोकतांत्रिक तरीके से बने विरोध, जो कानून बनते हैं उसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। मौजूदा तौर पे वक्फ अधिनियम 2025। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, मंदिरों को लेके जजमेंट्स है। हिंदू धर्म में कई सेक्ट है और उन सेक्ट के अपने मंदिर भी हैं। उन पर जब वाद विवाद हुआ तो और मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिरों में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है कि जिस सेक्ट का ये मंदिर है और जिस सेक्ट को मानने वाले हैं वही उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और वही उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लार्जर बेंच का भी डिसीजन वही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये सेटल लॉ इस देश में हो चुका है। अब जो फिलहाल वक्फ बोर्ड के बारे में जो डिसीजन आया है या कानून बना है, उसमें सरकार ने ये कहा है कि गैर मुसलमान भी जो है उसके मैनेजमेंट बॉडी में जा सकता है। जब हिंदू धर्म के अंदर एक सेक्ट ही उसको मैनेज कर सकता है, दूसरे सेक्ट का व्यक्ति मैनेजमेंट में जा नहीं सकता है, इतना स्पष्ट निर्णय देने के बाद मैं ये मानता हूँ कि ये जो कानून बना है ये हित के लिए बना है, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा और हिंदुओं को इकट्ठा करना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये मान के चला जाए कि धर्म अब राजनीति बन गया है। धर्म को राजनीतिक वेपन बनाया जा रहा है और वो भी एंटी की तरह उसको, मतलब धर्म को अगर सभी धर्म, मतलब हिंदू धर्म के लोगों जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा लाने की अगर बात होती तो शायद मैं समझता कि ये एक सही कदम है। लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा लाना है, लेकिन किसके लिए? तो मुसलमानों के खिलाफ लाने के लिए और एंटी मुस्लिम राजनीति करने के लिए। तो कैसे देखते हैं आने वाले समय परिदृश्य क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में समझता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बेकाबू होती जा रही है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म की राजनीति का जो प्रभाव है वो कम दिखाई देगा, और असली राजनीति जो है, लोगों की ज़िंदगी की जो राजनीति है वो ऊपर आके एक बदलाव की बात होगी, ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। परिसीमन की बात